गर्ल्स हॉस्टल, एक कार्टून कहानी, एक मोटिवेशनल कहानी। बरसों पुरानी कहानी है। उस वक्त गांव और छोटे शहरों में गर्ल्स कॉलेज नहीं होते थे। बस गांव में या बगल के गांव में जो स्कूल होते थे उसमें 8वीं या मैट्रिक तक की ही पढ़ाई होती थी। गांव वाले अपने बेटे को तो शहर जैसे तैसे करके पढ़ने भेज देते थे, पर बेटियों पे कोई ध्यान नहीं देता था, जिससे छोटे गांव की लड़कियां पढ़ाई से वंचित रह जाती थी। बच्चियां पढ़ने में कितनी भी तेज क्यों न हो, पर उसे लोग बाहर भेजने में असमर्थ थे। बेटी के मैट्रिक पास करते ही लोग उसकी शादी कर देते थे। पर धीरे धीरे वक्त बदला, अमीर गरीब हर किसी ने शिक्षा का महत्व समझा। काफी समय बाद छोटे शहर किशनपुर में एक गर्ल्स कॉलेज की स्थापना हुई। हर किसी में खुशी की लहर दौड़ गई। किशनपुर बिल्कुल केंद्र में स्थित था। उसके चारों दिशाओं में ढेरों गांव थे जो 5 से 7 किलोमीटर के रेंज में आते थे। सरकारी फंड कम होने के कारण कॉलेज तो बन गया, पर हॉस्टल की सुविधा सरकार मुहैया नहीं करवा सकी। अब फिर से वही दिक्कतें सामने आ रही थी। बच्चियों को घर पहुंचते पहुंचते अंधेरा घेर आता था। ना सड़कों की व्यवस्था थी, ना बस और रिक्शों की। आखिर हार फार के किशनगंज के सेठ ने ये निर्णय लिया कि वो गर्ल्स हॉस्टल बनाएंगे और बिल्कुल सस्ते में और सारी सुख सुविधा के साथ सबों की मदद करेंगे। कॉलेज के पास ही सेठ की काफी बड़ी खाली जमीन पड़ी थी। पास ही उनका मकान भी था। दिन रात काम चलता रहा और फिर एक खूबसूरत सा गर्ल्स हॉस्टल बन के तैयार हो गया था। हर जगह खुशी की लहर दौड़ गई। हर जगह बस इसी बात की चर्चा हो रही थी। सभी सेठ जी को दुआ दे रहे थे, उनका गुणगान कर रहे थे। अब नजदीक और दूर गांव से भी अभिभावक अपनी अपनी बच्चियों के साथ आने लगे थे और कॉलेज में नाम लिखाने लगे थे। देखते ही देखते गर्ल्स हॉस्टल पूरा भर गया था। सेठ के बहुत सारे पैसे इसमें खर्च हो गए थे, पर सेठ को सुकून था। उसे शांति मिली थी कि वो गांव वालों के लिए एक उत्तम कार्य कर पाया था। बेटा तो था नहीं जो वो आगे की पीढ़ी के बारे में सोचता। ले दे के एक बेटी थी जिसकी शादी उसने एक पुलिस ऑफिसर से की थी, पर वो दहेज का लोभी निकला था। आधी से ज्यादा जमीन तो सेठ जी की उसकी भूख मिटाने में बिक गई थी। फिर भी उन दरिंदों का पेट नहीं भरा था। सभी उनकी कोमल सी बेटी को मारते पीटते, उससे घर का सारा काम करवाते, उठते बैठते ताना उलाहना देते और हर बार की तरह एक नई डिमांड के साथ मायके छोड़ जाते। बहुत सब्र रखा पूरे परिवार ने, बहुत कुछ सहा, हर पापड़ बेले हर कुछ किया कि किसी तरह ये लोग सुधर जाए और उनकी बेटी का घर बसा रहे। वो शांति और इज्जत के साथ अपने ससुराल में रहे, पर शायद भगवान को ये गवारा न था। वो दुष्ट चाहते थे कि सेठ हरिभजन अपनी पूरी प्रॉपर्टी अपने दामाद के नाम लिख दे। बोलो ये भला कैसे हो सकता था? जब अभी इतना सत्ता रहे हैं तो बाद में पता नहीं किया करे। आखिर कोई कितना सहे। लोक लाज ढोने की जहदोजहद में बिटिया कुम्हलाती जा रही थी। उस जमाने में तलाक का नाम सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे, पर सेठ ने किसी की नहीं सुनी और बिटिया का तलाक करवा दिया। पर सेठ जी अंदर ही अंदर घुटते रहते थे कि मेरे बाद मेरी बेटी और पत्नी का क्या होगा। दूसरी शादी के नाम पे सभी डर जाते थे। बड़ी मुश्किल से तो दुष्टों से पीछा छूटा था। फिर से वो मुसीबत में न पड़ जाए। कभी कभी बेटा ना होना भी बेटियों के लिए मुसीबत बन जाता है। पर जब से गर्ल्स हॉस्टल खुला था सभी खुश थे। चहल पहल बनी हुई थी। सभी लड़कियां और उसके घरवाले अपने से लगने लगे थे। सभी का वक्त हॉस्टल की देखरेख में ही कटने लगा था। सभी बहुत खुश थे। गांव गांव में सेठ की दयालुता के चर्चे हो रहे थे। किसान अपनी बेटी की चिंता से मुक्त हो गए थे। समय पे पैसा भेजे ना भेजे, सेठ किसी को भी कोई भी दिक्कत नहीं होने देते थे। ऊपर से खुद के पैसे भी उन पे लुटाते रहते। भला ऐसा दानी दाता कहाँ मिलता है। उड़ते उड़ते ये खबर सेठ जी के राक्षस दामाद के कानों में भी जा पहुंची। वो नमकहराम जो जिंदगी में आगे बढ़ चुका था, अयाशी कर रहा था, घूसखोरी शराब सिगरेट वेश्या कोठा हफ्ता वसूलना, हर कुकर्मों से लिप्त ढेरों पैसे छाप चुका था। दो बेटों का बाप भी बन गया था। फिर भी उसे ये अतीत के कांटे चुभते रहते थे। लाखों डकार चुका था वो सेठ का, पर पूरी संपत्ति हाथ ना लगी थी। इसका गम उसे सताता रहता था। एक दिन उसकी मुलाकात उसके दोस्त मोहन से हुई, जो किशनगंज का ही रहने वाला था। अरे मोहन, तुम यहाँ मुंबई में कैसे हो? कैसे आना हुआ? और क्या हाल समाचार है तुम्हारे किशनगंज के? हाँ, मैं ठीक हूँ। यहाँ एक रिश्तेदार के घर आया था, उसके घर शादी है, तो पत्नी और बच्चों को छोड़ दिया हूँ। मैं शादी के दिन फिर से आऊँगा। अब मैं चलता हूँ। अरे रुको तो, कहाँ भाग रहे हो?
जरा हाल समाचार तो बताते जाओ अपने किशनगंज के। वो रूपा कैसी है? उसने शादी की कि नहीं? नहीं यार, वो तो डरी सहमी रहती है, अब किया शादी करेगी। हाँ, एक अच्छा काम सेठ जी ने किया है, एक गर्ल्स हॉस्टल खोला है, उसी में सभी लगे रहते हैं, वक्त अच्छे से कट जाता है। बहुत खूबसूरत हॉस्टल है, वहाँ सारी सुख सुविधा है जैसे बड़े शहरों में होती है। सेठ जी ने अपने करीब करीब सारे पैसे उसमें झोंक चुके हैं। एक तरह से समाज सेवा ही समझो, अधिकतर गरीब की बच्ची ही है वहाँ। पैसा समय पे मिले न मिले पर सेठ जी किसी को कोई कमी नहीं होने देते, बिल्कुल अपनी बेटी की तरह ही सबों की देखरेख करते हैं। बूढ़ा सटिया गया है, बेटा तो है नहीं, बेटी का तलाक करवा दिया, दूसरी शादी तो होने से रही तो किया करेगा, इतने पैसों का कर लेने दो, समाज सेवा अपना परलोक सुधार लेगा बेचारा। इतना कह के दरोगा ठहाका लगा के हंस पड़ा। बुढ़ा पगला गया है। ठीक है मैं चलता हूँ, कह के मोहन वहाँ से चला गया। खुरापति थानेदार बहुत दुष्ट था, उससे ये बात हजम ना हुई। वो थाने पहुंचा, वहाँ एक तांत्रिक अपने कुछ शिष्यों के साथ बंद था। उस पे काला जादू और बच्चों के अपहरण का आरोप था। कल उसकी कोर्ट में पेशी थी, उसके बाद ही उसकी सजा मुकर्रर होनी थी। वो उसके पास पहुंचा और कहा, ए बाबा सुनो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। मुझे तुम्हारी जरूरत है। क्या तुम मेरी मदद करोगे? अगर तुम मेरी मदद करोगे तो फायदे में रहोगे। तो बोलो क्या कहते हो? मेरी मदद करोगे? हाँ कहो। मैं तुम सबों को भगा सकता हूँ, कल तुम्हारी कोर्ट में पेशी है, वही रास्ते में जंगल के पास भान रुकवा दूंगा, तुम सब भाग जाना, पर बदले में मेरी भी मदद करनी होगी। कैसी मदद? कैसी मदद करनी होगी? तुम्हारे पास भूत चुड़ैल है क्या? हाँ है तो। मेरे पास भी भूत और चुड़ैल है। मैंने उसे तंत्र मंत्र से अपने बस में कर रखा है। उसी के द्वारा तो सबों का काम करवाता हूँ। मेरे पास भूत और चुड़ैल नहीं रहेगा तो फिर मेरा काम कैसे होगा? लेकिन उसके लिए तंत्र मंत्र लगता है, शांति चाहिए। यहाँ मैं कुछ नहीं कर सकता। उसके लिए मुझे जंगल जाना होगा, ध्यान लगाना होगा, ढेरों पूजा पाठ और हवन करना होगा, तभी कुछ हो सकता है। ढेर सारी हवन सामग्री लगती है, फिर बलि भी देनी पड़ती है पशु पक्षी की। और कभी कभी तो पशु पक्षी की बलि से भी बात जब नहीं बनती तो कुछ और भी करना पड़ता है। समझ रहे हैं ना आप? ढेरों पूजन सामग्री लगेगी, इसमें ढेरों पूजा पाठ की सामग्री लगेगी, ढेरों पैसे खर्चे होंगे। तो पहले पूजा सामग्री की सब व्यवस्था भी करनी होगी, तभी मैं शांति से पूजा पाठ और हवन कर सकता हूँ। और आप मेरी मदद कीजिएगा तो मैं आपकी मदद क्यों नहीं करूंगा। लेकिन मैं बिल्कुल, मेरा डेरा डंडा सब छीन चुका है। मेरे पास अब कोई भी व्यवस्था नहीं है। आपको ढेरों पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि पुलिस से भी मुझे छुपना छुपाना पड़ेगा, अपना एक ठिकाना बनाना होगा। इसलिए सोच लीजिए, पैसे ज्यादा लगेंगे, तभी आपका काम कर पाऊंगा। बहुत कमीने हो बाबा, पर मुझसे ज्यादा नहीं, चालाकी करने की कोशिश की तो फिर देख लेना। अरे हाँ भाई हाँ, मेरे बाल भी ऐसे ही धूप में सफेद नहीं हुए हैं। मुझे भी बरसों का तजुर्बा है। मैं भी आदमी देख के पहचान सकता हूँ कि कौन कितना पानी में है। फिर पानी में रह के मगरमच्छ से बैर नहीं करता मैं। आपका काम हो जाएगा, आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। बस मेरा डेरा डंडा बस जाए, फिर से काम पकड़ लूं, फिर किसी चीज की दिक्कत नहीं होगी मुझे। आपका काम मैं कर दूंगा, आप जैसा चाहेंगे वैसे कर दूंगा। आप चिंता मत कीजिए, बस मुझे सब कुछ समझा दीजिए, दूर से दिखा दीजिए कहाँ क्या करना है, मैं सब संभाल लूंगा। तुम पैसों की चिंता मत करो, ढेरों मिलेंगे, बस मेरा काम हो जाना चाहिए। फिर थानेदार ने उसे ढेरों पैसे दिए और एक एड्रेस देके कुछ समझाने लगा।
फिर वैसा ही हुआ। उस घूसखोर पुलिस अफसर ने सबों की चाय में नींद की गोली मिला दी और जंगल के पास गाड़ी रुकवा के सबों को भगा दिया। ऐसा वो कई बार कर चुका था, इस काम में एक्सपर्ट हो गया था। बाद में अगर कभी इंक्वायरी होती तो वो पैसों से सबों का मुंह बंद कर देता था। इस बार भी ऐसा ही हुआ। इधर कुछ समय बाद गर्ल्स हॉस्टल में तरह तरह की वारदातें होने लगी। कभी खाना गायब तो कभी पानी खत्म, कभी खाना उठ रहा है तो कभी साबुन उड़ रहा है। ये सब किया हो रहा है। कभी किसी को सोते में कोई छाता मार दिया तो कभी चादर खींच दिया। सभी परेशान रहने लगे। हद तो तब हो गई जब भूत प्रेत चुड़ैल सभी को दिखने लगे। हॉस्टल में हाहाकार मच गया। बच्चियां डरने लगी। भूत भूत, चुड़ैल चुड़ैल, भागो भागो। हर जगह बस यही आवाज गूंजने लगी। बड़ी मुश्किल से तो बच्चियों का भविष्य सुधरा था। एक आशा और उम्मीद की किरणें जगी थी। गरीब माँ बाप ने भी सपने देखने शुरू कर दिए थे। मेरी बेटी भी पढ़ लिख कर अपने पैरों पे खड़ी हो पाएगी, पर अब सपने टूटते नजर आ रहे थे। हॉस्टल अब धीरे धीरे खाली होने लगा था। सेठ और उनकी पत्नी परेशान हो गए थे। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे क्या ना करे। लगभग सारे पैसे खत्म हो चुके थे। इतने सारे लोगों को रोजगार मिला था, सस्ते में लोगों की सेवा हो रही थी, पर अब सब गुड़ गोबर हो गया था। आखिर ये अचानक भूतों की टोली आई तो आई कहाँ से? दिमाग चलना बंद हो गया था। एक दिन बेटी रूपा ने कहा, पिताजी, मुझे पता नहीं क्यों लगता है ये उस दुष्ट की चाल है। वो शैतान है, शैतान। उसने ही कुछ काला जादू करवाया है। मुझे कल मार्केट में मोहन मिला था। उसने कहा कि कुछ दिन पहले उसकी मुलाकात उस दुष्ट से शहर में हुई थी। जरूर बातचीत के दौरान उसे सब पता चल गया होगा और वो जल भुन के राख हो गया होगा। हो न हो, ये सब उसका ही करा धरा है। मुझे पूरा विश्वास है ये भूतों की टोली उसने ही भेजी है। जरूर उसने ही कुछ तंत्र मंत्र करवाया है। मुझे पूरा विश्वास है। हाँ जी, रूपा ठीक कह रही है। उस कमीने के अलावा कोई दुश्मन नहीं है हमारा। पता नहीं किस जन्म के बुरे कर्मों का फल है वो इंसान। किया बिगाड़ा है हम लोगों ने उसका, सब कुछ तो बर्बाद कर दिया, फिर भी चैन नहीं है उसे। पूरा 7 साल परेशान किया, आधी से ज्यादा जायदाद हड़प लिया। उससे मुक्ति पाने के लिए कितने पापड़ बेले हमने, कितने दिनों तक कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़े, तब कहीं जाके उससे मुक्ति मिली थी। हमारी बच्ची अब तक सदमे से उबर नहीं पाई है, पर उस राक्षस को चैन कहाँ। जरूर उस तक इस हॉस्टल की खबर पहुंच गई होगी। उस दुष्ट को भला हमारी खुशियां कैसे देखी जाएगी? हो ना हो ये उसकी ही करतूत है। शायद तुम दोनों ठीक कह रही हो। मैं गुरुदेव से मिलता हूँ, उन्हें यहाँ लाता हूँ, वो देख के ही सब बता देंगे। दूसरे दिन ही सेठ गुरुदेव से मिलने उनके आश्रम चले गए। आश्रम में, प्रणाम गुरुदेव। अरे हरी, आवो आवो। कैसे हो? घर में सब ठीक है ना? बहुत अच्छा काम किया है बेटा। मैंने सब सुना है। भगवान तुम्हारा भला करे। पर गुरुदेव आजकल कुछ अच्छा नहीं चल रहा। क्यों, किया हुआ? सेठ ने अपनी सारी परेशानी गुरुदेव को बता दी। गुरुदेव ने कहा, तुम चिंता मत करना, मैं परसों आता हूँ। वही बगल के गांवों में एक यज्ञ हो रहा है, वहां जाना है। वहां जाने के पहले तुमसे मिलता चलूंगा। तुमने इस आश्रम के लिए बहुत कुछ किया है, अब करने की बारी मेरी है। तू बेफिक्र होके जा, मैं भी देखता हूं कि ये किसकी करतूत है। तू चिंता मत कर। जी गुरुदेव, अब मैं चलता हूँ, कह के सेठ जी अपने शहर वापस लौट आए थे। 4 दिनों के बाद ही गुरुदेव अपने शिष्यों के साथ वहां पहुंच गए थे। उन्होंने सिद्ध किया हुआ पवित्र गंगा जल हर जगह छिड़का तो भूत प्रेत की चीखने की आवाजें आने लगी। सभी डर गए। डरो मत बच्चों, आज अमावस्या है। आज रात भर मैं यहाँ पूजा पाठ हवन करूंगा और इन सभी भूत प्रेत और चुड़ैल को बोतल में बंद कर ले जाऊंगा। परसों मुझे मुंबई जाना है, वही बीच समुद्र में ले जाके इन्हें समुद्र के तलहटी में कैद कर दूंगा, ताकि ये कभी भी आजाद ही नहीं हो पाए। और हरी, मैंने ध्यान लगा के देख लिया है, ये तेरे जमाई की ही करतूत है। और वो तांत्रिक जिसने ये सब किया है, वो कभी मेरा मेधावी शिष्य हुआ करता था। बहुत गर्व करता था मैं उस पर गलत संगत और उसके अहंकार के कारण मैंने उसे आश्रम से निकाल दिया था।
बाद में उसने एक टोली बना ली और मेरे दिए गए शिक्षा दीक्षा को गलत दिशाओं में झोंक दिया। उसने कई बच्चियों की बलि तक दी है, कई बार गिरफ्तार भी हुआ है, पर पता नहीं कैसे या तो भाग जाता है या भगा दिया जाता है। हो ना हो उसको भगाने में तेरे जमाई का हाथ है, और उसी के कहने पे उसने यहां इन दुष्ट आत्माओं को छोड़ कर रखा है। उस तांत्रिक का नाम दिवाकर है। तुम चिंता मत करो, मैं मुंबई जा रहा हूं। वहां के सबसे बद्धे पुलिस ऑफिसर्स से मिलूंगा। वो मेरा भतीजा है। मैं कार्यवाही करवाता हूं तुम्हारे जमाई के विरुद्ध और उसे कड्डी से कड्डी ही सजा दिलवाऊंगा। और इस दिवाकर की तो अब खैर नहीं, उसके सारे तंत्र मंत्र और विद्या को मैं छीन लूंगा। उसे अगर मैं शिक्षा दे सकता हूं तो बिसरा भी सकता हूं। वो अपनी सारी विद्या भूल जाएगा, उसे कुछ याद ही नहीं रहेगा, ताकि वो दूसरों को तंग ना कर सके। साथ ही साथ उसकी टोली की भी खोज करवाता हूं। कोशिश करूंगा वो भी जल्द से जल्द गिरफ्तार हो जाए और उसे उसकी करनी की सजा मिले, उसे जेल हो जाए। फिर वैसा ही हुआ था। सिद्ध पुरुष योगीराज ने पूजा पाठ और हवन करके सारी बाधाएं दूर कर दी थी। सभी भूत प्रेत और चुड़ैल को मुंबई के बीच समुंदर के तलहटी में कैद कर दिया था। फिर अपने भतीजे से मिलने उसके ऑफिस जा पहुंचे थे। अरे काका, आप आइए, प्रणाम, चरण स्पर्श। आयुष्मान भाव, कैसे हो? जी ठीक हूँ। आपने फोन में तो सारी बातें बता दी थी, फिर क्यों कष्ट किया? अरे उन दुष्ट आत्माओं को समुंदर में कैद करने आना ही था। फिर एक यजमान के घर कुछ आयोजन है, बहुत रिक्वेस्ट किया है, उसमें आना ही था। तो सोचा तुमसे मिलता चलूं। तुम बताओ बातें कहां तक पहुंची? काका, वो दरोगा तो बहुत भ्रष्ट है। 4 बार सस्पेंड भी हो चुका है। हफ्ता वसूलना ड्रंगस, माफिया का साथ देना, बिना किसी के इजाजत के एनकाउंटर कर देना, शराब बैश्या कोठा, हर जगह उसका दहशत है, उसका राज है। वो पुलिस वाले गुंडा है, बहुत पैसा है उसके पास, और हमारे यहाँ भ्रष्ट ऑफिसरों की कोई कमी नहीं है काका। वकील जज सबको पॉकेट में कर लेता है, हर बार कुछ ना कुछ तिकदम लगा के वरी हो जाता है और जॉब भी ज्वाइन कर लेता है। पर इस बार नहीं बचेगा। मैंने CENM साहिब से बात की है, सारी कार्यवाही शुरू हो गई है, जल्द ही रिजल्ट आपके सामने होगा। खड़ी हन। और वो दिवाकर? वो तो पकड़ा गया, वही किशनगंज के जंगल में छुपा था, जेल में बंद है, पूरी जिंदगी जेल में सड़ेगा। उस पे ढेरों इल्जाम है, बलात्कार, बच्चों का अपहरण, बच्चियों की बलि, लोगों को सताना, औरतों के साथ बदसूल की लोगों को सताना, उसकी संपत्ति को हड़पना। हाँ मुझे पता है, मैंने अपनी शक्ति से उसकी सारी शिक्षा दीक्षा तंत्र मंत्र को विफल कर दिया है। अब वो पर कटे परिंदे की तरह बस छटपटा सकता है, कुछ कर नहीं सकता। ठीक है, मैं चलता हूँ, कल्याणमस्तु। घर नहीं आएंगे? पापा पूछ रहे थे। फिर कभी, ठीक है, निकलता हूँ। कुछ दिनों के बाद सेठ जी का भूतपूर्व जमाई भी पुलिस की हिरासत में था। नौकरी तो चली गई थी, ऊपर से उसे 14 साल की सजा भी हो गई थी। उसकी सारी संपत्ति और पैसे सरकार ने जब्त कर लिए थे। उसकी पत्नी और बेटों को भी उसकी मार कुटाई से मुक्ति मिल गई थी। इधर गर्ल्स हॉस्टल की रौनकें फिर से वापस आ गई थी, बच्चियों की चहचहाट और खुशियां वापस लौट आई थी। गरीब माता पिता ने चैन की सांसें ली थी। सभी खुश थे और सेठ जी को ढेरों दुआएं दे रहे थे। तो देखिए किसी लगती है मेरी ये कोशिश, ये कार्टून कहानी गर्ल्स हॉस्टल समाप्त।